हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में मध्यकालीन भारत तक आपको करा दिया था। अब हम मध्यकालीन भारत से आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपने उस वीडियो पर काफ़ी प्यार दिया। और यहाँ पर दोस्तों ये हम आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सभी हमने अपने इन नोट्स में कवर किया है। और आप यहाँ पर देखोगे कि आपका कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपको यहाँ पर देखा ना जाए। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है। और यहाँ पर हम आपको टॉप जितने भी पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों, आपको हमने बताया था कि हम आपको इस वीडियो की सीरीज़ में हम प्राचीन इतिहास से लेकर के भारत का आधुनिक इतिहास तक आपको सभी टॉपिक्स क्लियर कराएंगे। और उन टॉपिक्स से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सभी हम आपको कवर कराएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके अंदर हमने वो सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मध्यकालीन भारत। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वो सभी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। दोस्तों जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ उस समय से हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अली अहमद के द्वारा रचित चचनामा, जिसको फतेहनामा से हमें अरबों के भारत पर आक्रमण तथा सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, हमें दोस्तों अरबों के आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? फतेहनामा से मिलती है। ठीक है, फतेहनामा से मिलती है। ठीक, अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर किया गया था। ठीक है, उस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जिस समय यहाँ पर जो प्रथम सफल एक जो आक्रमण हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, 712 ईस्वी में याद रखना है। ठीक है, और किसके नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया था। उस समय सिंध का राजा कौन था दोस्तों? दाहिर था। ठीक है, राजा दाहिर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिस समय प्रथम आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, उस समय सिंध का राजा कौन था दोस्तों? ठीक है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर राजा दाहिर था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर धर्म संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर केवल इनका जो उद्देश्य था वो यहाँ पर शासन करना नहीं था। यहाँ पर केवल वो जितने भी यहाँ पर धर्म जो कि मंदिरों में, मस्जिदों में उस समय पर जो भी यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात होया करते थे दोस्तों, उनका केवल मकसद था कि वो यहाँ पर आक्रमण करें और उन मंदिरों में जितना भी धन है वो उसको लूटें और अपने यहाँ पर लेकर जाएं। ठीक है, उनका केवल मकसद इतना था। तो इसमें दोस्तों इस पॉइंट में आपने यहाँ पर देखा होगा कि अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, केवल ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि अरबों के आक्रमण का जो प्रथम जो आक्रमण हुआ था उसका उद्देश्य क्या रहा दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या रहा? उसका उद्देश्य ये था कि जितनी भी धर्म संपदा, जितने भी मंदिरों के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात होते थे उनको लूट करके अपने वहाँ पर भेजना और दोस्तों इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, केवल इतना ही उनका उद्देश्य यहाँ पर आप समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत पर तुर्क का आक्रमण। दोस्तों ये तो आपने अरबों का आक्रमण देखा, अब तुर्कों का आक्रमण देखिए भारत पर। ठीक है, यहाँ पर है आप यहाँ पर देखिएगा, भारत आने वाला पहला तुर्की व्यक्ति कौन था दोस्तों? महमूद गजनवी था। ठीक है, कौन था पहला व्यक्ति? महमूद गजनवी। कहाँ का रहने वाला था? तुर्क का रहने वाला था। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है तो महमूद गजनवी कहाँ का व्यक्ति था, तो आप बताएंगे उसको तुर्क का था। ठीक है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन था। दोस्तों ये पॉइंट्स भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था? ठीक है, तो आप बताएंगे अल्पतगीन था। अल्पतगीन का गुलाम कौन था दोस्तों? सुबतगीन था। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अल्पतगीन ने किसने की? गजनी साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन इन्हीं का एक गुलाम था दोस्तों जिसको सुबतगीन बोला जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से देखिएगा कि गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था और अल्पतगीन का जो गुलाम था जो कि उसके लिए गजनी के लिए काम करता था, तो वो कौन था? सुबतगीन था। ठीक है, उसको गुलाम बोलेंगे। ठीक है, सुबतगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, इसका पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे अब आगे की ओर। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए दोस्तों। ठीक है, तो आप बताएंगे दोस्तों कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। लेकिन उसने पहला जो आक्रमण किया था दोस्तों 1001 ईस्वी में किया था, पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के समय में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। जो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था वो दोस्तों कौन से सन में किया था? ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो पहला आक्रमण किया था, पहला और दोस्तों अंतिम आक्रमण इसका काफ़ी जो चर्चित है, आपको पहला और आखिरी का इसको याद रखना है। टोटल जो है दोस्तों इसकी संख्या 17 है, लेकिन पहला और आखिरी का दोस्तों 16वां सबसे प्रसिद्ध इसमें आक्रमण है जो कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर किया था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सोना हीरे जवाहरात थी वो सोमनाथ के मंदिर में थी दोस्तों। इसने कई बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए, जिसने पहला और 16वां जो आक्रमण है वो काफ़ी चर्चित है। जैसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के
समय में किया, और जो 16वां यहाँ पर इसने आक्रमण किया था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर किया था, ठीक है। लेकिन जो 17वां आक्रमण किया था दोस्तों, अंतिम 17वां जो आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ किया था दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं बोला था आपसे कि यहाँ पर जो है 17वां आक्रमण काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आप इसको अच्छे से मार्क कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो 16वां आक्रमण है सोमनाथ के मंदिर पर तो किया ही था, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन 17वां जो आक्रमण है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। जो 17वां आक्रमण था वो जाटों के खिलाफ किया था, ठीक है, जाटों के खिलाफ किया था। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 1030 में किसकी मृत्यु हो गई थी? महमूद गजनवी की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक, ठीक है, मुतसिकन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, मुतसिकन के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए इसको मूर्ति भंजक किस लिए कहा था? जो दोस्तों ये सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया, या सोमनाथ के मंदिर से और भी जो दूसरे मंदिर थे जब इसने आक्रमण किया, तो दोस्तों क्या करता था, ये वहाँ की जो धर्म संपदा थी उनको तो लूटता ही था, लेकिन वहाँ पे जो मूर्ति वगैरह होती थी दोस्तों, उन मूर्तियों को भी ये खंडित कर देता था, उनको तोड़ देता था, ठीक है। और जो मंदिर होते थे दोस्तों, ये मंदिर को भी तोड़ देता था। इसलिए दोस्तों महमूद गजनवी को क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक भी कहते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर इस टॉपिक से क्या सीखा? जो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण जो किया था दोस्तों 1001 ईस्वी में किया था। कहाँ, कब, किसके शासन काल में किया था दोस्तों? राजा जयपाल सिंह के, जो वहाँ का इस समय पे क्या था, हिंदूशाही राजा था, ठीक है। लेकिन जो 16वां आक्रमण था दोस्तों, 16वां आक्रमण इसने क्या क्या किया था? सोमनाथ के मंदिर पर किया था, जो कि वहाँ से जो असीम धर्म संपदा थी वो दोस्तों इसने लूटी थी। और 17वां आक्रमण दोस्तों किसके खिलाफ किया था? जाटों के खिलाफ किया था। लेकिन 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कौन से सन में हुई थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है दोस्तों, काफी बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सा राजा ऐसा था जो कि मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता था। तो कौन था दोस्तों? महमूद गजनवी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी के समय में अलबरूनी और फिरदौसी भारत आए थे दोस्तों। अब ये पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने आपसे बोला है कि हम यहाँ पर आपको केवल वो क्वेश्चन, यहाँ पर वो पॉइंट्स आपको बताएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और जो कि कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हैंड रिटन नोट्स का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको कोई चीज़ें लिखनी नहीं होती हैं और केवल आपको वो पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रॉपर जितनी भी हम आपको वीडियो की सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सभी आपको क्या करना है, अच्छे से देखनी है। और जब लास्ट में दोस्तों हम इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको इसका प्रॉपर PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर एक नोट्स आपके पास में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आपको इन पॉइंट्स क्या करना है, याद रखना है। सेकंड आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत आए थे, अलबरूनी ने किताब उल हिंद तहकीक हिंद लिखी है, वे फिरदौसी ने शाहनामा अरब का महाभारत लिखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि महमूद गजनवी के समय में अलबरूनी और फिरदौसी भारत आए थे दोस्तों। ये क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी के समय में, ठीक है, कौन कौन जो है भारत, जो यात्री थे कौन कौन भारत आए थे, ठीक है। तो आपको पॉइंट से याद रखना है, कौन आए थे? अलबरूनी आए थे, ठीक है, फिरदौसी आए थे, ठीक है, ठीक है। अलबरूनी ने किताब उल हिंद तहकीक हिंद 2 किताबें लिखी है। कौन कौन सी? किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, ठीक है, ये 2 किताबें लिखी हैं। जिसने फिरदौसी ने दोस्तों शाहनामा लिखी है, ये काफ़ी चर्चित किताब है दोस्तों शाहनामा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि शाहनामा किस की जो है लिखी हुई किताब है, तो आप यहाँ पर बताएंगे फिरदौसी की लिखी हुई किताब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक पॉइंट्स और है इसमें, ये आपने देखा होगा, अरब का महाभारत, ठीक है। अरब का महाभारत किसने लिखा है? यहाँ पर फिरदौसी ने ही लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है आपसे, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत पर तुर्क मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों आप देखोगे कि समय समय पर जो है राजा आते चले गए, ठीक है, उनका समय बीता चला गया, ठीक है, और नए नए राजा जो है हमारे देश में आते चले गए दोस्तों। लेकिन सबका जो मकसद था हमारे देश में ज़्यादातर जो रहा है, जो भारत की जो धर्म संपदा है उनको लूट करके अपने स्थान पर उसको भेजते थे, ठीक है। और यहाँ पर उनको जो जिस जगह से वो लोग इनको लूटते थे उस दोस्तों, वहाँ पर उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खंडित कर देते थे, बिगाड़ देते थे, ठीक है, एक तरीके से कहते थे कि उजाड़ देते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर, भारत पर तुर्क मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी दोस्तों। ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर आएगा दोस्तों, भारत पर तुर्क मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको क्या पॉइंट्स मिला यहाँ पर? मोहम्मद गोरी ने की थी, ठीक है। पहला आक्रमण जो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में किया था, मुल्तान एवं सिंध के खिलाफ, ठीक है, सिंध के खिलाफ। दूसरा जो आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर 1178 में किया था, ठीक है, यहाँ पर 1178 में क्या था, पटरन, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पर है भीम सेकंड और मूलराज और प्रे विजय, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इस वाले युद्ध में जो सेकंड युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें कौन हारा था? यहाँ पर हारा था दोस्तों मोहम्मद गोरी, ठीक है। मूलराज जो थे वो विजयी हो गए थे और यहाँ पर मोहम्मद गोरी हार गया था सेकंड वाले युद्ध में, ठीक है। फिर बाद में आता है दोस्तों तराइन का युद्ध। अब तराइन का युद्ध देखिए दोस्तों, ठीक है, तराइन का युद्ध कब कब हुआ था? तराइन का युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1191 ईस्वी में दोस्तों। किस किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इस जो युद्ध में दोस्तों लड़ा गया था, तो इसमें यहाँ पर विजय कौन हुए थे दोस्तों? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये लड़ा गया था और विजय कौन हुए थे दोस्तों? यहाँ पर अब देखिएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर क्या हुए थे? जीत गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, यहाँ पर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ दोस्तों। ये किस किसके बीच में हुआ? यहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, लेकिन इसमें कौन विजय हुआ दोस्तों? यहाँ पर मोहम्मद गोरी कौन था? विजय हो गया था, ठीक है, मोहम्मद गोरी विजय हो गया था। तीसरा जो युद्ध हुआ दोस्तों, चंदावर का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के साथ में हुआ ये युद्ध, ठीक है।
किस किस के बीच में हुआ? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ दोस्तों। किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनवाई। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है कि किस शासक ने अपने समय में सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनाई। दोस्तों ये पहला एक शासक था मोहम्मद गोरी, जिसने अपने जो भी सिक्के चलाए थे दोस्तों उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आप देखोगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे इसकी ट्रिक दोस्तों गुड़ खा तसला में, ठीक है। गुड़ खा तसला में इसकी ये ट्रिक है, ये याद करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर गुड़ से आ जाएगा गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश दोस्तों, गुलाम वंश है। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से इनका शासन कब तक रहा? 1290 तक, ठीक है। और टोटल अगर आप यहाँ पर ईयर की बात करोगे तो यहाँ पर 84 ईयर्स इनका यहाँ पर क्या रहा? शासन रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक जो ट्रिक हमने आपको यहाँ पर ये बताई है, इस ट्रिक में दोस्तों यहाँ पर खा आता है, ठीक है। खा से आ जाएगा दोस्तों खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश दोस्तों, इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों 1290 से और 1320, ठीक है। 1290 से 1320 यानी कि टोटल कितना रहा दोस्तों? केवल 30 वर्ष। सबसे कम जो यहाँ पर शासन किया है वो केवल खिलजी वंश ने किया है, ठीक है। केवल किसने किया है? खिलजी वंश ने किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा त, स और फिर ला, ठीक है। ये जो कि आपकी ट्रिक में दिखाया गया है, ठीक है। अब तय से क्या आ जाएगा दोस्तों? त से तुगलक वंश आ जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की। और दोस्तों इसका जो शासन रहा दोस्तों 13 से 20 से कितने तक रहा? 1414 तक रहा, ठीक है। तो ज़्यादातर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों 94 ईयर्स जो है शासन किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था, ठीक है। 94 ईयर्स किस वंश ने शासन किया? तुगलक वंश ने। दोस्तों आपके पास में ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में ये पॉइंट्स आते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ष राज्य किया है वो किस वंश ने किया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, तुगलक वंश ने यहाँ पर सबसे अधिक राज्य किया है दोस्तों। अब फिर से आ जाएगा सर से, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर सैयद वंश आ जाता है, ठीक है। सैयद वंश, सैयद वंश में देखोगे दोस्तों सैयद वंश की किसने स्थापना की थी? आप यहाँ पर देखोगे खिद्र खां, ठीक है। और इसका जो शासनकाल रहा कब से कब तक रहा? 14 से और यहाँ पर आ जाएगा 14 से 51 तक, ठीक है। यानी कि कितने वर्ष किया यहाँ पर इन्होंने शासन? 37 वर्ष केवल, ठीक है। 37 वर्ष। फिर आ जाएगा दोस्तों ला से आ जाएगा लोधी वंश, यानी कि बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी यहाँ पर 14 से 51 से 14 से और 26 ईस्वी तक, ठीक है। किसने यहाँ पर कितने वर्ष इसने शासन किया? यहाँ पर 75 ईयर्स जो है यहाँ पर इन्होंने शासन किया। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर केवल 84 ईयर्स गुलाम वंश ने किया, 30 वर्ष खिलजी वंश ने किया, 94 वर्ष दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा वर्ष यहाँ पर शासन किया है। और फिर आ जाएगा यहाँ पर 37 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे दोस्तों 75 ईयर्स, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो हमने ट्रिक बताई है गुड़ खा तसला में, ठीक है। गुड़ से गुलाम वंश, फिर ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश और स से सैयद वंश और ल से यहाँ पर लोधी वंश, ठीक है। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आपको इस ट्रिक को एक बार दोहरा लेना, 1 से 2 बार, ये आपकी याद हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा पॉइंट्स ये याद रखने का है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किस वंश ने राज्य किया है अगर आप इतना याद रख लेते हैं और सबसे कम किसने किया है, तो यहाँ पर आपके केवल 3 बचे, ठीक है। इन तीनों को आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे कम किसने किया था? खिलजी वंश ने किया था। सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने किया था, ठीक है। और सबसे पहले जो यहाँ पर राज्य किया है वो गुलाम वंश ने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, तो आसानी से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। गुलाम वंश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, इसकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा राजा है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने किसकी की थी? यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पर की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट्स है, दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श भी कहते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमने दोस्तों इस नोट्स में इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश की और आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर केवल ये पॉइंट्स वह हैं जो कि आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। घुमा के या फिर किसी भी तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, सीधे सीधे पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से याद रख लेना है। इसने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था दोस्तों। किसने कराया था? अब देखिएगा, ये पॉइंट्स आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया और उसको फाइनल किसने कराया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये किसकी याद में भी बना दोस्तों, ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं कई बार कि किसकी याद में बनाया था, ठीक है। तो इसने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनवाया था, ठीक है। ये कुतुब मीनार कौन थी? बख्तियार काकी की याद में इसको बनवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी इसकी, ठीक है। बाद में क्या हुआ? इसकी मरम्मत किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि उसकी मरम्मत किसने करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़े का भी निर्माण कराया दोस्तों, 2.5 दिन का झोंपड़ा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो कि अजमेर में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, अजमेर में पड़ता है, उसका निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में पड़ता है उसका निर्माण भी किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों क्या है? मस्जिद है ये, ठीक है। दिल्ली में आपको अगर आपने कभी यहाँ पर विजिट किया है तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण यहाँ पर आप देखोगे तो इस मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन जो दो पॉइंट्स है दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो कि आपका कुतुब मीनार है और यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ठीक है। तो ये किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसकी याद में बनाया था? बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। और मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। वेरी गुड दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुलाम वंश की अब जो है हम बात करेंगे, ठीक है। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसकी मृत्यु ये तो दोस्तों हमने करवाई दिया है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर करवाया है, ये तो हमने आपको करवाया है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार और सुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो जो इल्तुतमिश था इसके बारे में पूछ लिया जाता है ये किसका गुलाम था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे इस इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था दोस्तों, ठीक है। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि जो इल्तुतमिश था दोस्तों वो किसका गुलाम था, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था, ठीक है। क्योंकि आपने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य देखा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि इनके बाद में आए, ठीक है। कौन कौन आए दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। इसका राज्य कब से कब तक रहा? अब यहाँ पर देखेंगे 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक, यानी कि कितना साल? 26 साल इसने क्या किया? राज किया, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। टका और जीतल नाम से सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे। आप यहाँ पर देखेंगे टंका और जीतल नाम के सिक्के इल्तुतमिश ने यहाँ पर किए थे, चलवाए थे, ठीक है। टंका चांदी का बना था और जीतल तांबे का बना था। दोस्तों काफ़ी ये वाला पॉइंट्स रिपीट हुआ है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो टंका किसके थे दोस्तों? यहाँ पर टंका किस चीज़ के थे, ठीक है। और तांबे के सिक्के जीतल के थे, ठीक है। मतलब जीतल के जो सिक्के थे वो तांबे के बने हुए थे जिनको जीतल कहा जाता था, ठीक है। और टंका चांदी के बने हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट, ठीक है। सिक्कों पर पहली बार शुद्ध अरबी इल्तुतमिश ने लिखवाई, ठीक है। आप अगर ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में बन जाता है तो आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा कि सिक्कों पर जो अरबी भाषा जो लिखवाई थी वो किसने लिखवाई थी? आप यहाँ पर देखेंगे कि वो इल्तुतमिश ने ही लिखवाई थी, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इससे इक्ता प्रणाली भूमि का टुकड़ा की शुरुआत की। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है, ठीक है। इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है? आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों भूमि से संबंधित है, ठीक है, भूमि से संबंधित है, ठीक है। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार, कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो करवाया था, लेकिन उसका जो प्रॉपर तरीके से वो बनवाया था वो किसने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर इल्तुतमिश ने इसको प्रॉपर बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक मान्यता प्राप्त की थी। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि बगदाद के जो खलीफा थे, ठीक है, उनसे इन्होंने वैधानिक मान्यता प्राप्त की थी, किसकी? सुल्तान की, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों ये वाला पॉइंट्स, इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आया था, ठीक है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो कि अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर गया था, ठीक है, या फिर लाया था, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है और इसको बताना है कि लाहौर से दिल्ली लेकर कौन गया था? इल्तुतमिश, ठीक है। काफ़ी अच्छा पॉइंट्स ये आपको हमने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में सबसे पहले मकबरों का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था, इसलिए इसे मकबरों का क्या कहते हैं? जनक भी कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा पॉइंट से आपको इसको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि मकबरों का जो निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। उससे पहले कोई भी मकबरा किसी भी राजा ने नहीं बनवाया था, तो इसलिए इसे यहाँ पर मकबरों का निर्माण करवाने वाले की संख्या भी यहाँ पर जो क्या की जाती है? दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम, इसने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। दोस्तों ये पॉइंट्स भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है दोस्तों। बदायूं की जो जामा मस्जिद है, ठीक है, बदायूं की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों आप बताएंगे इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 1236 ईस्वी में मृत्यु हुई, इसका मकबरा दिल्ली में है। दोस्तों इसकी मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको अच्छे से याद रखना है इस पॉइंट्स को, यहाँ पर बताना है कि 1236 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसने 3 तरह के सिक्के चलाए। दोस्तों इसने क्या किए थे? 3 तरह के सिक्के चलाए थे। कौन कौन से सिक्के चलाए थे आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। रजिया सुल्तान, दोस्तों ये रजिया सुल्तान के बारे में, माफ़ी चाहूँगा, ये रजिया सुल्तान के बारे में अब हम जो है आप पढ़ेंगे, ठीक है।
रजा सुल्तान, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसने सबसे पहले हम देखेंगे इसका राज्य कब से कब तक रहा। दोस्तों इसका राज्य 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। केवल 4 साल दोस्तों इसने यहाँ पर राज्य किया है, और 4 साल के अंदर ही दोस्तों ये राज्य करने के बाद में क्या किया था, इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, मृत्यु करवा दी गई थी, हत्या करवा दी गई थी। इसने 3 तरह के सिक्के चलाए थे दोस्तों। यहाँ पर न्याय की रानी इल्तुतमिश की बेटी को कहा जाता है, ठीक है, और इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पर आप देखेंगे। न्याय की रानी इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली सल्तनत की महारानी इसको कहा जाता था, ठीक है। रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास में एक पहली महिला शासक थी जो कि दिल्ली की महिला शासक बनी, ठीक है, भारतीय इतिहास में, वरना कोई आपने देखा नहीं होगा दोस्तों। रजिया सुल्तान ही केवल एक ऐसा नाम है जो कि भारतीय इतिहास में पहली ऐसी महारानी थी जो कि भारतीय इतिहास में अपना नाम लिखा गई, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, रजिया ने गद्दी पर बैठते ही पर्दा प्रथा को त्याग दिया था दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे कि रजिया ने गद्दी पर बैठते ही पर्दा प्रथा को क्या कर दिया था, त्याग दिया था दोस्तों। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इस क्वेश्चन को कई बार जो है एग्जाम में रिपीट होते हुए हमने देखा है कि ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट इस प्रकार से हुआ है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने गद्दी पर बैठते ही अपने पर्दा प्रथा को क्या कर दिया था, त्याग दिया था, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, रजिया सुल्तान ही एक ऐसी शासक थी जो कि गद्दी पर बैठते ही उसने क्या किया था, पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था, ठीक है। रजिया ने किससे विवाह किया था, अल्तुनिया से, ठीक है, अल्तुनिया से विवाह किया था। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास रजिया और अल्तुनिया की दोनों की हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। दोनों की हत्या क्या कर दी गई थी, हत्या हो गई थी, ठीक है। तो केवल ये इसका जो शासन रहा 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा, और दोस्तों केवल 4 साल के कार्यकाल में ही इनकी जो क्या करवा दी गई थी, हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। इनके विषय में केवल आपको 2-3 पॉइंट्स ही केवल याद करने हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। एक तो पर्दा प्रथा का इसने अंत करा दिया था गद्दी पर बैठते ही, ठीक है, और इसने ये जो है भारतीय इतिहास में पहली ऐसी महिला शासक है जो कि दिल्ली की शासक रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों अब हम यहाँ से, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन के बारे में अभी हम यहाँ पर देखेंगे। आप इसका कार्यकाल आप पहले समझ लीजिए, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, ठीक है। इसके कार्यकाल के बारे में बताते हैं दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक रहा, ठीक है, 1286 तक। इसने जिले इलाही की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है, धारण की थी। यह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि भी बताता था दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन के बारे में एक आपने पॉइंट्स देखा होगा, आपके एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो कि अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट्स को इस प्रकार से याद रखना है कि जो गयासुद्दीन बलबन है वो अपने आप को ईश्वर का क्या करता था, प्रतिनिधि बताता था, ठीक है। केवल यही एक ऐसा था जो कि अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था, ठीक है। इसका शासनकाल आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो 1266 से 1286 वर्ष इसका रहा, ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट पॉइंट है, इसने तुर्कान ए चहलगान यानी कि 40 दल को समाप्त किया था, ठीक है। इसने तुर्कान ए चहलगान यानी कि जिसको 40 दल भी बोला जाता था, इसको क्या किया था, समाप्त किया था, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है कि 40 दल को किसने समाप्त किया था, जिसको तुर्कान ए चहलगान भी कहा जाता था। तो ठीक है, आपको क्या बताना है, गयासुद्दीन बलबन ने ये किया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे इसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। ये काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में आया है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। आप नीचे देखोगे दोस्तों, इसने सिजदा और पेवोस प्रथा की शुरुआत की दोस्तों। इसने 3 विभाग बनाए, ठीक है। कौन कौन से बनाए, दीवान ए अर्ज जिसको सैन्य विभाग कहा जाता था, इसने दूसरा बनाया दोस्तों दीवान ए बरीद जिसको गुप्तचर विभाग कहा जाता था, और जिसने तीसरा जो एक विभाग बनाया बिजरात, ठीक है, बिजारत, माफी चाहूँगा, बिजारत, ठीक है, जिसको राजस्व विभाग भी बोला जाता था, ठीक है। अब इस पॉइंट्स को क्या करना है आपको, जो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं कि यहाँ पर 3 विभाग दोस्तों, खुफिया विभाग का जो बनाया था वो किसने बनाया था, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को याद रखना है। जो गयासुद्दीन बलबन है इसने क्या किया था, खुफिया विभाग का भी क्या किया था, खुफिया विभाग भी बनवाया था, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 1286 में इसकी मृत्यु इसके पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद हो गई थी दोस्तों, ठीक है। इसकी पहले क्या हुआ था, इसकी पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन दोस्तों, जिसको केकू का बाद इसका नाम था, जिसको क्यूमर्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसने नवरोज का त्यौहार शुरू किया था, ठीक है। इसने क्या किया था, नवरोज का त्यौहार शुरू किया था। इसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था दोस्तों, ठीक है। इसने क्या किया था, एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर आसीन किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वाधिक अपने समय में हिंदुओं को उच्च पद पर बैठाया, ठीक है। तो किसने बैठाया था, गुलाम वंश के शासक ने, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, बलबन के दरबार में ही फारसी कवि और अमीर खुसरो अमीर हसन रहा करते थे दोस्तों। बलबन के ही शासनकाल में कौन कौन रहा करते थे दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन था, जो तूती ए हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन, इस पॉइंट्स को आप अच्छे से देखिएगा। अमीर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन था, ठीक है। उनका जो मूल नाम था क्या था, मोहम्मद हसन था, ठीक है, जो तूती ए हिंद के नाम से भी जाने जाते थे। यह सितार बजाते थे दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो अमीर खुसरो थे दोस्तों, वो किसी यंत्र को उन्होंने अपनाया और किस यंत्र को वो बजाते थे, ठीक है। तो उनका जो यंत्र था दोस्तों यहाँ पर सितार था, ठीक है, सितार को वो बजाते थे। इसने फारसी भाषा कल्चर की यानी कि फारसी कल्चर को अपनाया था, ठीक है। इसने क्या किया था, फारसी कल्चर को क्या किया था, अपनाया था, ठीक है।
काफ़ी अच्छा पॉइंट्स है दोस्तों, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो जाए, केवल हम आपको 30 मिनट कोशिश करते हैं कि आपको 30 मिनट के लगभग ही आपको वीडियो हो, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने से क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। तो छोटे छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सारे पॉइंट्स कराने वाले हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको केवल इतनी बड़ी ही वीडियो केवल आपको दी जाए। ठीक है, और दोस्तों हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। हम आपको दिखाते हैं जो खिलजी वंश है दोस्तों, हम खिलजी वंश आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, जो कि 1290 से 1230 ईस्वी तक रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका एक चैनल हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करने के लिए, और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो की सीरीज़ में हम आपको सभी टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से क्लियर कराने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।